गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं जियोग्राफी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी के जनक कौन है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और जियोग्राफी शब्द किससे बना है, ये देखेंगे। तो देखिए जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जो ग्रीक भाषा के शब्द है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। तो पूरा हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो देखना जियोग्राफी की परिभाषा, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। देखिए भूगोल क्या है, भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। आगे देखिए भूगोल जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है। दोबारा देखिए एक बार शाब्दिक अर्थ जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है। आगे देखिए जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से लिया गया है। जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया, वह कब किया। तो देखिए इसमें देखते हैं जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 बीस ईसा पूर्व किया था। दोबारा देखिए एक बार, जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से लिया गया है और जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 बीसी पूर्व किया। भूगोल के जनक कौन है। भूगोल के जनक हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक है हिकेटियस। तो एक मिनट दोबारा देखना पूरा। जियोग्राफी भूगोल क्या है। जियो प्लस ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है जियोग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना अर्थात मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। आगे देखिए भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है। आगे देखिए जो जियोग्राफी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है और किस शब्द से निकला है। तो इसमें देखिए ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से निकला है, यानी कि ग्रीक भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है। तो आगे देखते हैं जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 बीसी पूर्व किया था। भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक है हिकेटियस। आगे देखिए भूगोल की दो मुख्य शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो आगे देखते हैं मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो देखिए भौतिक भूगोल में देखिए भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल के अंदर बताया गया है कि हमें भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाता है। आगे चलिए इसमें उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल भू आकृति, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। मृदा में से मिट्टी, हमारे मिट्टी से संबंधित कुछ भी, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, आकृति, भू आकृति। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में देखिए मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना, मानव से संबंधित किसी भी प्रकार का वर्णन या अध्ययन करना, जैसे मानव प्रजातियों, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन स्थानांतरण, कृषि, उद्योग, संचार और परिवहन। आगे देखिए मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कहां से माना जाता है, मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है,
तो देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो 1 मिनट दोबारा देखिए, भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल देखिए, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जिसमें एग्जाम्पल देखिए भू आकृति, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। आगे देखिए मानव भूगोल, मानव भूगोल मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना, मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना, मानव से संबंधित किसी भी प्रकार का वर्णन अध्ययन करना, जैसे मानव का उद्भव, विकास, इन सभी तथ्यों का अध्ययन करना। इसमें संबंधित है मानव प्रजातियों, जनसंख्या वितरण, घनत्व, जन स्थानांतरण, कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन आदि। आगे देखिए मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास किस शताब्दी से माना जाता है या कब हुआ, तो हमें आंसर बताना है 18वीं शताब्दी से हुआ। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें मानव भूगोल के बारे में पूरा वर्णन बताया गया है। तो चलो आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो चलो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, प्रमुख भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो देखिए फ्रेडरिक रेडजेल, जो अभी देखा था, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषाएं दी है, तो देखिए जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है, वह है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो दूसरा देखिए एलन सैंपल, प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल की परिभाषा देखिए, जो फ्रेडरिक रेडजेल, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या कौन थी, एलन सैंपल, जो अमेरिका की रहने वाली थी। अब एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी है वो देखिए, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है, दोबारा देखिए एलन सैंपल के द्वारा दी गई परिभाषा, दोबारा देखिए मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे देखिए विडाल डी ला ब्लास, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास प्रसिद्ध भूगोलवेता, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। दोबारा देखिए विडाल डी ला ब्लास ने क्या बोला है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। चलो और आगे देखिए डिकेन और पिट्स ने क्या, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिकेन और पिट्स ने क्या मानव भूगोल की परिभाषा दी है, तो देखिए मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। दोबारा देखिए 1 मिनट, प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल यानी कि प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आगे देखिए एलन सैंपल, जो किसकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी और कहां की रहने वाली थी, अमेरिका की रहने वाली थी। एलन सैंपल मानव भूगोल चंचल मानव और
और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 3 नंबर देखिए, विडाल डी लाब्लास, प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास, इन्होंने क्या बताया? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल। आगे देखिए डिकेन और पिट्स, इसमें देखिए डिकेन और पिट्स ने क्या परिभाषा दी थी? मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। तो चलो आगे देखिए, चलो आगे देखिए, प्रमुख विचारधाराएं नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नवनियतिवाद विचारधारा या नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो इनमें देखिए नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा में देखिए प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है। संभववाद विचारधारा में देखिए मानव को अधिक प्रभावी माना गया है, मतलब पृथ्वी पर मानव हावी हो रहा है या अधिक प्रभावी है। नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद में देखिए प्रकृति और मानव में सामंजस्य पर बल दिया गया है, प्रकृति और मानव एक दूसरे के प्रति निर्भर हैं। आगे अगला पॉइंट देखिए, नियतिवाद में नितांत आवश्यकता की स्थिति, संभववाद में देखिए नितांत स्वतंत्रता की स्थिति। आगे नॉन नीतिवाद में देखिए रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है, यानी अर्थात नवनियतिवाद का दूसरा नाम है रुको और जाओ विचारधारा। अगला पॉइंट है, नियतिवाद में मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है। इससे अगला संभववाद में देखिए मानव प्रकृति का स्वामी है, मानव को प्रकृति का स्वामी बताया गया। नियतिवाद विचारधारा किसने दी? फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन भूगोलवेता थे। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेता की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे देखिए एलन सैंपल अमेरिका की रहने वाली थी, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। संभववाद विचारधारा किसने दी? विडाल डी ला ब्लास। किसने दी? विडाल डी ला ब्लास, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद विचारधारा दी। जीन ब्रूस, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अल्बर्ट डिमांजिया, क्या नेम है? अल्बर्ट डिमांजिया, जो भी फ्रांस के रहने वाले थे। यानी तीनों फ्रांसीसी विद्वान जिन्होंने संभववाद विचारधारा प्रदान की। कौन कौन से हैं? विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूस, अल्बर्ट डिमांजिया। आइए देखिए नवनियतिवाद विचारधारा या रुको और जाओ विचारधारा। रुको और जाओ विचारधारा किसने प्रदान की? ग्रिफिथ टेलर, अमेरिका के भूगोलवेता। तो एक मिनट दोबारा देखिए, प्रमुख विचारधाराएं किसने कौन सी विचारधारा प्रदान की? नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनियतिवाद या रुको और जाओ विचारधारा। तो नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी बताया गया, मानव पर प्रकृति को अधिक प्रभावी बताया गया है। दूसरा संभववाद, इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है, मानव को प्रकृति पर अधिक प्रभावी बताया गया है। इसमें मानव और प्रकृति दोनों के बीच सामंजस्य का पर बल दिया गया है। आगे देखिए नियतिवाद में नितांत आवश्यकता की स्थिति, संभववाद में नितांत स्वतंत्रता की स्थिति नहीं है।
नियतिवाद में देखिए मानव प्रकृति का दास, मानव प्रकृति का दास है। इससे अगला देखिए नितांत मानव प्रकृति का स्वामी है। संभववाद में मानव को प्रकृति का स्वामी बताया गया है, नियतिवाद में मानव को प्रकृति का दास बताया गया है। और नवनियतिवाद है, इसमें रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है, अर्थात नवनियतिवाद का दूसरा नाम रुको और जाओ विचारधारा। आगे देखिए नियतिवाद विचारधारा किसने प्रदान की थी? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने, जिनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी जिसमें मानव भूगोल का वर्णन निहित है। एलन सैंपल अमेरिका की रहने वाली जो फ्रेडरिक रेडजेल की प्रमुख शिष्या थे, इन दोनों ने नियतिवाद विचारधारा प्रदान की। आगे देखिए संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा यह किसने प्रदान की? प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास जो फ्रांस के रहने वाले थे, जीन ब्रूस यह भी फ्रांस के रहने वाले थे, एल्बर्ट डिमांजिया यह भी फ्रांस के रहने वाले थे। यानी कि तीनों फ्रांसीसी विद्वानों ने मिलकर हमें क्या प्रदान की? कौन सी विचारधारा प्रदान की? संभववाद विचारधारा प्रदान की। नवनियतिवाद या रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा किन्होंने प्रदान की? ग्रिफिथ टेलर अमेरिका के रहने वाले थे। अगला आगे देखिए आगे देखिए तो चलो आगे देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो एक नंबर पॉइंट है, मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रित है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रित है। कैसे? मानव क्या क्या क्रियाकलाप कर रहा है या क्या क्या कार्य कर रहा है, वह मानव भूगोल की प्रकृति में निहित है। अगला है 2 नंबर, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दर से घर, मकान, अस्पताल, विद्यालय, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन आदि निहित बने दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल में आता है। 3 नंबर है, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों और कैसे हुआ आदि प्रश्नों। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों और कैसे, इन सभी प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल है या मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। आगे देखिए हटिंगटन, अमेरिकन भूगोलवेता हटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन को 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। कौन कौन से हैं? 2 भौतिक दशाएं, मानवीय अनुक्रिया। 1 मिनट दोबारा देखना, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव फर्स्ट पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट, मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों को शामिल किया गया या दर्शाया गया, जैसे मानव के किसी भी कार्य को या क्रियाकलापों को दर्शाया गया है। 2 नंबर है, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दर से दिखाई देते हैं, जैसे घर, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। 3 नंबर है, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों और कैसे हुआ आदि प्रश्नों का उत्तर भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति प्रदान करता है या प्रकृति दर्शाता है। हटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेता हटिंगटन ने मानव भूगोल अध्ययन को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? 1 नंबर है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानव अनुक्रियाएं। तो चलो आगे देखते हैं। तो चलो आगे देखिए अगला पॉइंट, तो चलो आगे देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का अध्ययन करने में कौन कौन से विषय हमारी सहायता करते हैं।
चलो, एक नंबर है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है नियोजन व प्राकृतिक संगठन। कौन सा है? नियोजन व प्राकृतिक संगठन। चौथा है अन्य प्रदेशों से संबंध। कौन सा है? अन्य प्रदेशों से संबंध। 5 नंबर है कालिक अनुक्रम। कौन सा है? कालिक अनुक्रम। और 6 नंबर है सांस्कृतिक वातावरण। 1 मिनट दोबारा देखिए, क्या टॉपिक है हमारा? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कौन कौन से विषय मानव भूगोल का अध्ययन करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं वो हम देख रहे हैं। 1 नंबर है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा नियोजन व प्राकृतिक संगठन, 4 नंबर है अन्य प्रदेशों से संबंध। कौन सा है 4 नंबर? अन्य प्रदेशों से संबंध। 5 नंबर है कालिक अनुक्रम। कौन सा है? 5 नंबर है कालिक अनुक्रम। और 6 नंबर है सांस्कृतिक वातावरण। कौन सा है? 6 नंबर है सांस्कृतिक वातावरण। आगे हम देखेंगे अगले भाग, सेकंड भाग में देखेंगे आगे अगला टॉपिक।